बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आइडियल इलामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज और इलामा इकबाल साइंस कॉलेज की तरफ से लेक्चर नंबर 35 ऑफ द बायोलॉजी के साथ जैन खलील हाजिर है। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम फोटोसिंथेसिस के अमल को पढ़ा था और फोटोसिंथेसिस के अमल में हमने दो फेजेस को पढ़ा था। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस थे और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस थे। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की रिएक्शंस हम लोगों ने देखे किस तरह से उनसे एटीपी और एनएडीपीएच बनता है, और फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस में हमने देखा कि किस तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं। तो उसको हमने एक इक्वेशन में शो कर दिया, जो इक्वेशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से एक मॉलिक्यूल, यानी कि हमने लिखा ग्लूकोज का बनना, कार्बोहाइड्रेट्स का बनना, इट्स बेसिकली फोटोसिंथेसिस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन का है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन को बच्चों ब्रीथिंग भी बोलते हैं, सांस लेने के अमल को बोलते हैं ब्रीथिंग। तो रेस्पिरेशन भी बेसिकली सांस लेने का अमल है। जिस तरह हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और बाहर निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पिरेशन है। लेकिन बच्चों, रेस्पिरेशन दो स्टेजेस पर हो रही होती है। एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पर हो रही होती है। किस पर? एक ऑर्गेनिज्म लेवल पर रेस्पिरेशन होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। डन हो गया। और एक रेस्पिरेशन सेल लेवल पर होती है, उसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इट्स अ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को, यानी कि हम ह्यूमन की बात करें तो ऑक्सीजन को इनटेक करता है, इनहेल करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देता है, बाहर फेंक देता है। तो ये वाली जो रेस्पिरेशन है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल वाली जो रेस्पिरेशन है, बेसिकली इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। एक ह्यूमन इन्वॉल्व हो रहा है, इंसान, और दूसरे नंबर पर एनवायरमेंट भी इन्वॉल्व हो रहा है। एनवायरमेंट से आपको पता है कि ऑक्सीजन आ रही है, उस ऑक्सीजन को इनटेक किया जा रहा है, और फिर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकाला जा रहा है एनवायरमेंट में। तो ये इस तरह से बच्चों ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, या इसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और द एक्सटर्नल। क्यों? यहां पर एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो है वो टेक्स पार्ट कर रहा है। अब ये वाला जो रेस्पिरेशन है, ये रेस्पिरेशन पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 13 जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें ऑर्गेनिज्मिक लेवल रेस्पिरेशन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में बात की गई है। यहां पर जिस रेस्पिरेशन की बात होगी वो सेल के लेवल पर मौजूद रेस्पिरेशन की बात होगी। इट्स अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। तो बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन को हम अगर डिफाइन करना चाहें तो व्हाट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बट व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ सेल? बच्चों, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में सेल इस तरह से रिस्पायर करे कि वो एनर्जी निकाले। किससे एनर्जी निकाले? ये जो ग्लूकोज बन गया है, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं C6H12O6। ये जो ग्लूकोज बना है, हमने इतनी मेहनत से ग्लूकोज बनाया, इस ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से एनर्जी का बनना सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है? द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑर्डर टू फॉर्म एनर्जी, इट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये अमल किस तरह से होता है हम लोग देख लेते हैं। बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के पास आ गया है ऑक्सीजन, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। प्रोसेस इस तरह से रन होता है कि जब ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन के आ जाने के बाद बच्चों यहां पर ये कार्बोहाइड्रेट्स और ये ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है दो चीजों में। एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दूसरी वाटर होती है। ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की। अब जिस तरह हम लोगों ने
फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन देखी थी और उस इक्वेशन के पीछे हम लोगों ने कितना कुछ पढ़ा था। हम लोगों ने बच्चों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस पढ़े थे, हम लोगों ने लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस के अंदर नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ी थी, फिर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ी थी, फिर केमियोस्मोसिस पढ़ी थी, फिर हमने दूसरी फेज पढ़ी थी रेस्पिरेशन की जिसका नाम था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। उसमें हमने क्रेब साइकिल को डिस्कस किया था, सारे के सारा केल्विन साइकिल को डिस्कस किया था। तो ये सारा कुछ करने के बाद ये एक लाइन हमारी समझ में आई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से इसका बन जाना ग्लूकोज का। अब ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की कि कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का बन जाना, वाटर का बन जाना और इस नतीजे में एनर्जी भी रिलीज होना। क्या? एनर्जी का भी बनना। और वो एनर्जी रिलीज जो होगी वो एटीपी की फॉर्म में होगी और एटीपी को सेल यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको जिंदा रहने के लिए सेल एटीपी की जरूरत होती है। तो यहाँ पर सेम फोटोसिंथेसिस की तरह इस एक लाइन को समझने के लिए हमें 4, 5, 6 दिन की डिस्कशन चाहिए, फिर हम समझेंगे कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट टूटकर एनर्जी को रिलीज करता है। डन हो गया? तो बच्चे इट्स आ सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये क्योंकि सेल के अंदर होती है, इसका बाहर वास्ता नहीं है, तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन होती है। इट्स अ इंटरनल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द इंटरनल रेस्पिरेशन इन विच द ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन into carbon dioxide and the water and energy is released। या फिर यहाँ पर एडिशन हो रही है ऑक्सीजन की, तो हम ये भी कह सकते हैं the cellular respiration is the process in which the oxidation of the glucose, addition of oxidation, in which the oxidation of glucose and फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बच्चों ये बेसिकली बेस थी इस कॉन्सेप्ट की कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या। अब हम फर्दर डिटेल की तरफ चलते हैं। ले भाई, ये एनर्जी है जो निकली, आपकी बुक के मुताबिक मैं आ गया। हार्वेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। हार्वेस्ट का मतलब होता है निकालना किसी चीज़ का, जैसे एनर्जी का निकालना। हार्वेस्ट एनर्जी को लेकर फिर सेल अपने उनको प्रोसेसेस में यूज़ करे, सेल उसको डिफरेंट रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करे। तो ये बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन है। बच्चों, cellular respiration is the process in which energy is made available, ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी अवेलेबल हो जाती है टू सेल को इन अ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करना पड़ती है। किसकी ब्रेक डाउन करना पड़ती है? हमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन करना पड़ती है। अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को देखें तो आप लोगों को पता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो उसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ग्लूकोज भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम अगर कंसिडर करें तो इसके ब्रेक डाउन होने से, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलग होने से एक चीज रिलीज होती है जिसका नाम एनर्जी है, और वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारे सेल इस्तेमाल कर लेते हैं। और यही प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का। बच्चों, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज द एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी। से सारा काम एटीपी के लिए होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर लेंथ की बात करें, आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, 1.09 एंगस्ट्रॉम इसकी लेंथ होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन आपकी इंटरेस्टिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। 1.09 एंगस्ट्रॉम लेंथ होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, और इसमें अबाउट 413 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसमें मौजूद होती है। कितनी? 413 किलो जूल पर मोल एक कार्बन हाइड्रोजन में, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड में एनर्जी होती है। और आप हिसाब लगा लो कि ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, कितने बॉन्ड्स होते हैं। अगर जनरलाइज स्ट्रक्चर में आपको यहाँ से एक बताना चाहूँ तो बच्चों, आप लोगों ने ग्लूकोज के फॉर्मूले को पढ़ा ही हुआ है ना कि C6 है, पहले C6 ड्रॉ कर लो लाइक दिस वन। ये 6 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। अब अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ज़रा खोल के लिख दें तो मैं आपको ज़रा इस तरह लिख देता हूँ कि ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है,
एक ऑक्सीजन होता है। इस साइड पर आप लोग OH लगाते जाओ, थर्ड पे H होता है, OH लगाते जाओ, ठीक है। इस साइड पर आप H लगाते जाओ, ये OH इधर आएगा, यहाँ पर H आएगा। तो बच्चे ये अगर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखो तो इसमें ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको पता चले, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ से भी 413 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलेगी। ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 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 इसके नीचे भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक एक बॉन्ड से 413 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल रही है। तो ये सारी की सारी एनर्जी ATP की फॉर्म में निकलेगी और ATP को सेल इस्तेमाल कर लेगा। बच्चों यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है इन विच द एनर्जी मेड अवेलेबल टू सेल्स फॉर देयर सेलुलर एक्टिविटीज। इसका मतलब ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान जो कुछ भी खाए, जो कुछ भी पिए, लेकिन अगर उसमें रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पर नहीं हो रही तो वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी खुराक खा ले, उसकी सेहत अच्छी तरह डेवलप नहीं होगी। उसके अंदर ग्लूकोज का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? ग्लूकोज। बच्चों ग्लूकोज को सेलुलर रेस्पिरेशन का फ्यूल कंसिडर किया जाता है। किसका? सेलुलर रेस्पिरेशन का फ्यूल कंसिडर किया जाता है। जिस तरह हम घरों में बच्चों खाना पकाते हैं, गैस है ना, गैस बेसिकली एक फ्यूल है हमारा। अब अगर हमें कोई कहे कि आप लकड़ी जलाओ, ठीक है, लकड़ियों पर आप लोग बनाओ भी खाना, तो वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गैस पर हम फटाफट से चलते हैं और वो हमारा एक फ्यूल है, यानी हमारे लिए आसानी है। तो इसीलिए ग्लूकोज को फ्यूल इसलिए कहा जा रहा है कि हर बंदा कोई भी है उसको चिकन हफ्ते में 2 मरतबा मिले या मिले ही ना, लेकिन उसको खाना के साथ जो रोटी है, जिसको आप इंग्लिश में लोफ कहते हैं, ये हर बंदा डेली खाता है और इसके अंदर मौजूद होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि मुख्तसर इसके अंदर मौजूद होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हर एक बंदे के पास होता है और ग्लूकोज के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यही वजह है कि ग्लूकोज को आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज इज अ फ्यूल इन केस ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। और ग्लूकोज में मौजूद हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो एनर्जी को निकालते हैं और उस एनर्जी को सेल इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको हमने डिफाइन किया, ये बेसिकली दो प्रोसेसेस पर मुश्तमिल होता है, यानी कि CH बॉन्ड्स 2 प्रोसेसेस के जरिए टूटते हैं। अब हम उनको डिस्कस करते हैं। बच्चों रेस्पिरेशन की जिस तरह फोटोसिंथेसिस की 2 बड़ी बड़ी फेजेस थी ना, इसी तरह रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन की एब्सेंस की बिना पर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक एरोबिक रेस्पिरेशन है और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये ऑलवेज बी अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये नीड लिखा है, ठीक है। इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन के बगैर नहीं हो सकती। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये विद आउट ऑक्सीजन परफॉर्म कर जाती है। तो रेस्पिरेशन विच अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एरोबिक, एंड द रेस्पिरेशन विच डजंट अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या विच अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इट इज नोन एज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हुई है। तो हम लोग इसको ज़रा एडवांस तरीके से देखेंगे कि ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। तो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन को समझना कोई आसान बात नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग 4 बड़े स्टेप्स में समझेंगे, जो कि एक लेंथी काम है और हम इस काम को इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लें कि इसमें होता क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों रिएक्शंस प्रोसीड होना शुरू होते हैं। रिएक्शन प्रोसीड होते होते ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, काम ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाएगा पायरोविक एसिड में। किसमें? पायरोविक
एसिड में ब्रेक डाउन होगा। और अगर ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हम लोग लिख लें तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो C6H12O6 होता है। बच्चों आपकी बुक में मेंशन है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। कितने? 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा 2 पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड का फॉर्मूला क्या है? पायरुविक एसिड का फॉर्मूला, इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों C3H4O3। 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। अब मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर दूसरा भी लिख रहा हूँ। ओके, मैं दूसरा भी लिख रहा हूँ। ये दोनों के दोनों पायरुविक एसिड हैं, लेकिन अगर आप लोग इस रिएक्शन पर गौर करो तो आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन नजर आ रही होगी। बिल्कुल मुझे भी आ रही थी। वो क्या है कि कार्बन 6 है, 6 कार्बन है, तो यहाँ पर 2 पायरुविक एसिड बने हैं C3, ये तो 6 कार्बन हो गए, C6 हो गए। ऑक्सीजन 6 हैं, O6, तो यहाँ पर O3 है, यहाँ पर भी O3 है। बात समझ में आती है? चलो O3 O6 बन गए। तो कार्बन ऑक्सीजन पूरे हैं, लेकिन हाइड्रोजन में गड़बड़ है। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए थे? 12, लेकिन कितने हैं? 4 × 4 8 हैं। अब 12 होने चाहिए थे, 8 है, कितने शॉर्ट हैं? 4। ये 4 हाइड्रोजन किधर गए? शाबाश। आपके बुक में जो रिएक्शन लिखा है, जब आप उस पर नजर दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि NAD, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, NAD ये आता है। NAD आकर 2 हाइड्रोजन को ले जाता है और ये बन जाता है NADH2, 2 हाइड्रोजन को ले गया। अगर एक NAD होगा तो 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, और अगर 2 NAD होंगे तो यहाँ पर 2 इसके साथ लग जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन चले जाएंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। यानी कि अगर दूसरा NAD भी आएगा वो भी NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आप लोगों की आसानी के लिए लिख देता हूँ NAD, ये 1 है प्लस इसके 2, तो 2 NAD आए, 2 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन लेकर चले गए, तो ये 4 हाइड्रोजन इस तरह से रिएक्शन से निकल जाते हैं और हमारे पास ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? इट्स अ पायरुविक एसिड। तो बच्चों हाइड्रोजन यहाँ से निकले हैं, 4 हाइड्रोजन निकले हैं, चाहे एक भी हाइड्रोजन निकले तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप लोग क्या बोलते हो? शाबाश, मुझे बताओ जरा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नाउन एज द ऑक्सीडेशन। शाबाश। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो ऑक्सीडेशन होकर फर्दर टूटता जाता है और एंड प्रोडक्ट जो होती है इसकी एनर्जी बनती है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है, यानी कि पायरुविक एसिड बन रहा है। ओके हो गया ये पायरुविक एसिड। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन का हम लोगों ने एक स्टेप पढ़ा है। और ये रिएक्शन होता किधर है बच्चों? जैसे ही आप लोगों के जहन में एनर्जी का लफ्ज़ आता है कि एनर्जी सेल को चाहिए, एनर्जी सेल को चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो बच्चे आप लोगों ने पढ़ा है कि सेल के पास पावर हाउस ऑफ सेल होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन ये वह स्टेप है जिससे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता बल्कि किधर होता है? साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए इसको साइटोसोल लिखा जाता है। तो साइटोसोल में ये वाला स्टेप हो रहा है। बाकी सारे के सारे स्टेप्स जो एनर्जी निकालेंगे वो किधर होंगे? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। और ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पता होना चाहिए। और ये ऐसा स्टेप है बच्चों, दुनिया में पाए जाने वाले हर ऑर्गेनिज्म में होता है। यानी ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, चाहे प्लांट्स हो, कोई भी सेल हो उसमें ये प्रोसेस होगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि बच्चों अगर एनएरोबिक की बात की जाए तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये स्टेप सेम होता है। देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में
जिसमें हमने पढ़ा कि ग्लूकोज टूट रहा है पायरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज तो टूटा है विदाउट ऑक्सीजन, ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज था, इससे टूट गया। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ये स्टेप होता है। अब इस स्टेप को अगर आप लोग समझ जाओ तो इसका मतलब है आप 50% ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन को समझ चुके हो। ये एक स्टेप जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये एक यूनिवर्सल स्टेप है, ये दुनिया में पाए जाने वाले हर एक सेल में होता है, चाहे कोई एरोबिक रेस्पिरेशन करे चाहे कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन करे। डन हो गया बच्चों। ग्लूकोज का 2 पायरुविक एसिड में टूट जाना यानी कि स्प्लिटिंग हो जाना, इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है सेपरेट होना, टूट जाना, सेपरेट होना, और ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का हिस्सा भी होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को, यानी ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली टाइप है फर्मेंटेशन की। किसकी टाइप है? फर्मेंटेशन की। अब आप लोग मुझे बताओ कि फर्मेंटेशन क्या होती है बच्चों? शाबाश। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ये पायरुविक एसिड पे अब बात होगी सारी की सारी, किस पे होगी? पायरुविक एसिड की। क्यों? एरोबिक में एनारोबिक में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड हमारे पास आ चुका है। तो ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हों, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही होते हैं ना। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होना और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होना, ये एक एफिशिएंट प्रोग्राम है। और बच्चों ये किन किन सेल में होता है? ये प्रिमिटिव सेल्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। जिस तरह यीस्ट है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यीस्ट सेल में भी ये फर्मेंटेशन होती है और उसको डिफरेंट बेकरीज प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है जिसने टूट कर पायरुविक एसिड बनाया है, क्या बनाया है? पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड से रिलेटेड बात है। अगर तो पायरुविक एसिड टूट कर अल्कोहल बनाए और एब्सेंस हो ऑक्सीजन की, तो इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या होगी ये? इट्स अ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर पायरुविक एसिड टूटे और इससे बने लैक्टिक एसिड, तो होगी ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जहां भी आए वहां पर ब्रेक डाउन, और वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन। तो बच्चों पायरुविक एसिड टूटे अल्कोहल में तो बेसिकली इट्स अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में टूटे तो इट्स अ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन के अगर हम रिएक्शंस देखें, आपकी बुक के मुताबिक हम देख लें, तो बच्चों होता क्या है? पहले हम लोग लिखेंगे पायरुविक एसिड को, पहले हम अल्कोहलिक की बात कर लेते हैं। हम लिखेंगे पायरुविक एसिड को, क्या फार्मूला है इसका? ऊपर लिखा हुआ है, शाबाश, C3H4 एंड O3। एक पायरुविक एसिड को हम लिख लेते हैं समझने के लिए। तो ये पायरुविक एसिड अगर टूटे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और बने अल्कोहल, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर अल्कोहल का फार्मूला आप लोगों को आता है तो बच्चे आप लोग मुझे बता सकते हो कि क्या फार्मूला आता है? शाबाश, C2H5OH। क्या फार्मूला आता है? C2H5OH, ये फार्मूला होता है अल्कोहल का। तो यहां पर गड़बड़ है। कैसी गड़बड़ है सर? बच्चों यहां पर कार्बन 3 है, यहां पर 2 है। एक कार्बन की डेफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई? तो पता ये चला कि इस प्रोसेस में अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। और ये किस तरह से बनती है ये मैं आपको भी दिखलाता हूं। इस साइड पे आ जाएं आप लोग। ये पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड से अल्कोहल का बनना, इट्स अ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो अल्कोहल इथानॉल है ये। अगर यहां पर आप लोग देखो, गौर करो, तो
3 कार्बन थे, कार्बन कितने थे 3, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, C2 2 कार्बन ये हैं और एक ये, 3 कार्बन पूरे हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 थे, लेकिन यहाँ पर 5 और एक 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर गड़बड़ है। ये हाइड्रोजन कहाँ से आते हैं बच्चों? हम लोगों ने इससे पहले स्टेप में पढ़ा था कि NADH2 बनता है, यानी वो हाइड्रोजन लेके चला जाता है जब पायरुविक एसिड बनता है। NADH2 आएगा, बड़े शराफत से 2 हाइड्रोजन दे जाएगा, क्या करेगा? NAD बनकर निकलेगा और ये 2 हाइड्रोजन इधर दे जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन आगे आ जाएगा। तो ये वाले 2 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन बन जाएंगे H5H। ओके, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स थे, एक ऑक्सीजन ये लग गई और 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिलीज हो गए। तो इस तरह पायरुविक एसिड से अल्कोहल का बनना, या इस अल्कोहल का नाम आपकी बुक पर लिखा हुआ है इथानोल। इथानोल बेसिकली जिसके एंड पे OL आ जाए वो अल्कोहल होती है, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इस नतीजे में भी एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्यों? यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं, यानी कि एक कार्बन, 3 कार्बन जो थे, एक कार्बन निकल गया और एक कार्बन जो निकला है उसका किसी ना किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, वो अपने बॉन्ड को तोड़ के थोड़ी सी एनर्जी रिलीज कर गया। ये इतना एफिशिएंट प्रोग्राम नहीं होता, लेकिन बहरहाल इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। दूसरे नंबर पर है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बच्चों, अगर हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को देखें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का बन जाना पायरुविक एसिड से, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाता है। जैसे ये फिर से पायरुविक एसिड है C3H4O3 पायरुविक एसिड, ये रिएक्शन से गुजरे और रिएक्शन से गुजरने के बाद लैक्टिक एसिड बने। बच्चों, लैक्टिक एसिड ग्लूकोज का एग्जैक्ट हाफ होता है। लैक्टिक एसिड ग्लूकोज का एग्जैक्ट हाफ होता है। ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। शाबाश। तो एग्जैक्ट हाफ इसका क्या होगा? C3H12 का H6, O6 का O3। तो C3H6O3, C3H6O3 ये एग्जैक्ट हाफ है ग्लूकोज का, और इसको हम बोलते हैं इट्स अ लैक्टिक एसिड। इट्स अ लैक्टिक एसिड। और अगर आप लैक्टिक एसिड को देखो और जिससे बना है उसको भी देख लो, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, बात समझ में आ रही है। इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन आ गए, बात समझ में नहीं आई। इसमें ऑक्सीजन 3 है, इसमें 3 ऑक्सीजन है, ये भी बात समझ में आती है। मसला हाइड्रोजन में है कि यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर 6 हैं। बच्चों, होगा क्या? होगा फिर वही पिछले रिएक्शन की तरह कि NADH2 फिर आएगा, ये आने के बाद NAD बनकर निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन दे जाएगा लैक्टिक एसिड को। तो इस तरह से ये लैक्टिक एसिड बन जाएगा। और यही लैक्टिक एसिड बेसिकली सेल्स के पास तब होता है जैसे हम बाज़ दफ़ा रनिंग करें या स्प्रिंटिंग करें। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि थोड़े वक्फे के लिए तेज़ दौड़ना, फिर रुक जाना, फिर तेज़ दौड़ना। तो इस दौरान ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन हमारी बॉडी में भी ऑक्सीजन इतनी तेज़ी से नहीं मिलती, तो उस नतीजे में हमें सांस चढ़ता है, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है लेकिन नहीं मिलती, और उस नतीजे में हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाती है। और बच्चों, हमारी बॉडी में जो लैक्टिक एसिड है फिर वो बन जाता है और हमारे पट्टे जो हैं वो थकन महसूस करते हैं, मसल्स थकन महसूस करते हैं। आफ्टर सम टाइम जब प्रोसेस नॉर्मल होता है तो हम भी नॉर्मल हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था बेसिकली एनएरोबिक रेस्पिरेशन के मुतालिक। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन को इतना एफिशिएंट नहीं होता। अगर हम काउंट करें 100% ATP बॉडी में, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो 100% ATP बनती हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 2% ATP, 2% एनर्जी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से बनती है। बाकी की जो 98% एनर्जी, हम में ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, 98% एनर्जी जो है ATP की फॉर्म में, वो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन से बनती है। किससे बनती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में। और एरोबिक रेस्पिरेशन एक बड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत स्टेप आएंगे, ये हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। और बच्चों, एक सेकंड में आपको आपकी बुक के मुताबिक एक डायग्राम है, ज़रा मैं आपको चेक करवाऊँ। यहाँ पर एक डायग्राम है, हाँ जी, ये है। अगर मैं आपको क्लोज करके दिखा सकूँ इसको,
तो इट्स अ डायग्राम। पहले तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है, दोनों केसेस में, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी। नीचे आ जाओ, ये विद ऑक्सीजन है इसका मतलब एरोबिक, ये विदाउट ऑक्सीजन है इसका मतलब है एनएरोबिक। विद ऑक्सीजन से जब आप लोगों को मैं कल पढ़ाऊंगा तो ये क्रेब्स साइकिल तक पहुंचेगा, वाटर बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, इसको मैंने अभी डिस्कस नहीं किया। लेकिन अगर विदाउट ऑक्सीजन हो तो ये दो लाइनें हैं। विदाउट ऑक्सीजन में एक में लैक्टिक एसिड बनता है जिसको लैक्टेट बोलते हैं, और एक में इथानॉल बनता है जिसको अल्कोहल बोलते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये वाली चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं कि लैक्टेट जब बना तो NaDH आया, NAD बनकर निकल गया, और जब इथानॉल बना तो NaDH आया और NAD बन के निकल गया। इन रिएक्शंस में हम लोगों ने ये रिएक्शंस को डिटेल से स्टडी किया है, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।